नमस्कार। नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेघा शर्मा, लॉयर, जो कि लॉज एंड बियॉन्ड की इनकी खुद की फर्म है। और मेघा शर्मा से आज बहुत सारी बातें होंगी। स्पेशली शी इज़ प्रैक्टिसिंग इन सेपरेशन एंड डिवोर्स में डील करते हैं। तो मेघा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो मेघा जी, अगर हम बात करें डिवोर्स की या सेपरेशंस की, वहाँ पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि हाउ मेघा शर्मा बिकम अ लॉयर। तो ये आपका पैशन है कि प्रोफेशन है, कैसा हुआ ये? तो ये शुरू से पैशन था। जी जब से मैं छोटी थी तो जी। मैंने ये नोट किया कि जिन्होंने भी लोगों ने डिफरेंस क्रिएट किया है वर्ल्ड के अंदर, वो ज़्यादातर लॉयर्स थे। ओके। तो जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, अब इस टाइम पे बराक ओबामा हैं। तो जितने भी लोग थे, मुझे लगा कि उन्होंने अगर अपनी लाइफ में छाप छोड़ी है तो वो सारे के सारे लॉयर्स थे। ओके। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट बन गया। साथ में मुझे ये था कि कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है वुमेन राइट्स के लिए, ये सब कुछ ज़रूरी था मेरे सोशल लिए। कॉज के लिए बेसिकली, हाउ टू हेल्प अ सोसाइटी बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। तो उस टाइम पे इस तरीके से इंटरेस्ट था। मेरे एक फ्रेंड थे जिनके फादर भी लॉयर थे। तो वहाँ से बस शुरू हो गया। इंस्पिरेशन वहाँ से मिली आपको? इंस्पिरेशन वहाँ से मिली। जी तो जी। मुझे लगता था कि लॉयर्स की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। करेक्ट। तो उसके वहीं से शुरू हुआ। और फिर उसके लिए ही स्टेप्स लिए गए लाइफ में कि इस ड्रीम को अचीव करने के लिए। ओके। तो जैसे कि मेघा जी बता रही हैं कि इनका एक पैशन था और प्रोफेशन बन गया, लेकिन इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से मिलती है, विच शी टोल्ड अस अबाउट दैट। मेघा जी, अगर हम बात करें आज की डेट में, क्या है कि आप जैसे स्पेशलाइज्ड हैं सेपरेशन या डिवोर्स में। हाँ जी। तो सेपरेशन और डिवोर्स लॉयर से वैसे भी लोग डरते हैं कि यार ये डिवोर्स लॉयर, ऐसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, स्पेशली जिनके डिवोर्स हो रहे हो, सेपरेशन हो रहे हो। बेसिक रीजन क्या है कि आज की जनरेशन में हम जो देख रहे हैं, फैमिलीज फ्रॉम साउथ एशियन ओवर हियर, उनमें नंबर ऑफ डाइवोर्स या सेपरेशन बढ़ने का कारण क्या है? पहला मेजर कारण क्या है? सबसे पहला बड़ा कारण ये है कि आज से कुछ साल पहले हमारी कम्युनिटी में सोचते थे कि किसी का डिवोर्स हो गया तो उस पे एक टैग लग जाता था। टैग लग जाता है। हाँ जी। अब उसमें वो स्टिग्मा नहीं है। वो नहीं मानते कि ये कोई बहुत बड़ी बात है अगर किसी का डिवोर्स हो गया है। तो अब वो स्टिग्मा नहीं है। तो लोग अब कतराते नहीं है ये कहने से कि हमारा सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया। और ओवरऑल सोसाइटी में भी एक्सेप्टेंस हो गई है। तो जो यंगर जनरेशन है खासकर, वो कहते हैं कि हाँ, अगर हम हमारी नहीं निभ रही या कोई रीजन से हम तकलीफ में हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ चलो अब अलग रहना ही बेटर है या डिवोर्स लेना बेटर है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारी कम्युनिटी में कि लोग आगे डिवोर्स के लिए ले रहे हैं। साथ साथ में अगर देखा जाए तो अगर लोग कनाडा में आते हैं जी। तो यहाँ पर तो शुरू से ही ये आम बात रही है कि डिवोर्स हो जाते हैं। 50% स्टार्ट्स हैं कनाडा के अंदर डिवोर्सेस जो मैरिजेस जो होती हैं ओवरऑल। हाँ जी, वो 50% एंड अप होती है डिवोर्स के अंदर। तो लोग जब यहाँ पे कनाडा में आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, बट कुछ लोग ये भी देख लेते हैं कि इनकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। तो खासकर जो हमारी फीमेल्स हैं जो उन सोसाइटी वहाँ से आए हैं, उस इन्वायरमेंट से आए हैं, तो वो यहाँ पे आके देखते हैं तो कहते हैं नहीं, हमें भी इस तरीके से जीना है, हमें भी अपनी आज़ादी चाहिए। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण से लोग डिवोर्सेस के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आपने जैसे कहा कि आज़ादी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे आके इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, वो काम करते हैं, बाहर काम जाते हैं, लेकिन जैसे इंडिया में होता है कि जॉब्स तो वहाँ पे भी सब करते हैं। हाँ जी। फीमेल्स आज की डेट में टॉप की डॉक्टर्स हैं, टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बिग टाइकून्स हैं। फीमेल्स आर बिग एंटरप्रेन्योर्स ओवर देयर। लेकिन उनकी सोच में ये क्यों रहता है कि वहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड ही रहना है और यहाँ पे आके अचानक से डाइवोर्स जो ले लेते हैं? इसका कुछ रीज़न ये तो नहीं कि यहाँ पे लोग कपल्स जो हैं वो पेरेंटिंग, यानी उनके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, ना लड़के के पेरेंट्स हैं, ना मदर के लड़की की तरफ से कोई पेरेंट्स यहाँ पे है? दैट कुड बी अ रीज़न आल्सो। कभी कभी ये रीज़न जो होता है जी, वो रीज़न हो सकता है इकट्ठे रहने का, और कभी कभी वो रीज़न हो सकता है अलग होने का भी। ओके। क्योंकि लोग अगर उनके पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं तो कुछ बार
लड़कियों को आपत्ति होती है इस चीज़ से कि हमें टोका टाकी मिल रही है, हम जैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं हमें वो नहीं जीने दे रहे। कभी कभी पेरेंटिंग स्टाइल्स में डिफरेंट होता है कि जो यहाँ के लोग हैं वो अपने बच्चों को कैनेडियन स्टाइल से बड़ा करना चाहते हैं, और जो वहाँ के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस तरीके से हमने अपने बच्चे को बड़ा किया है तो आप भी ऐसे ही कीजिए। और कभी कभी मेल्स जो है वो कहते हैं कि हमारी वाइफ की बहुत ज़्यादा अपनी पेरेंट्स की इंटरफेरेंस है हमारी फैमिली के अंदर, तो वो भी रीजंस बन जाते हैं डिवोर्सेस के। लेकिन अगर देखा जाए इंडिया में ये फ़र्क है कि वहाँ पर डिवोर्सेस अभी भी इतने ओपनली लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस कंसेप्ट को जी। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में घर वाले हेल्प कर देते हैं, जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो सब लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यहाँ पर वो इतनी सपोर्ट नहीं है, अभी भी नहीं है। और इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक हेल्प होती है, तो अगर आप काम भी कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है, कोई कुछ काम करने के लिए घर वाले भी हैं, बाकी भी डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है, काम वाले लोग मिल जाते हैं, काम वाले मिल जाते हैं। यहाँ पे जो बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है, खुद ही आपको सब कुछ करना पड़ता है, तो उस चीज से फर्क पड़ जाता है। तो खासकर वुमेन उस चीज से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। उनको ये होता है कि हम जॉब भी कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, घर का भी काम कर रहे हैं, और अगर उनके स्पाउसेस ऐसे हैं कि वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को कि हमें भी अपनी वाइफ का पूरा अगर हाथ बढ़ाना है, अगर दोनों इनकम घर में लेकर आ रहे हैं, ये तो सब समझ जाते हैं कि दोनों स्पाउसेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए मॉर्गेज पेमेंट्स के लिए, घर के एक्सपेंसेस के लिए। लेकिन हर कोई ये बात नहीं समझ पाता कि अगर हमारी वाइफ भी काम कर रही है तो उनको भी हमारे को हेल्प करनी है, कि चलो एक अगर इंसान खाना बना रहा है तो दूसरा जो है बर्तन कर दे या बच्चों को संभाल ले, तो वो नहीं होता, उनको सपोर्ट नहीं मिलती, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उससे जी। एक चीज़ मैं कह रही, जैसे आपने कहा कि इंडिया में क्या होता है बैक होम्स में कि सोसाइटी एक बड़ा स्टिग्मा है वहाँ पे। हाँ जी। कि आस पड़ोस के लोग या बाकी सोसाइटी में होता है कि अच्छा इनकी लड़की का डिवोर्स हो गया, इनका लड़का डिवोर्स हो गया, हाँ जी। वो एक जैसे धब्बा लग जाता है वहाँ। हाँ जी। तो यहाँ पे वो फ्रीडम हो गई है, शायद फ्रीडम हो गई है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल, ठीक है ये सिंगल मॉम या सेपरेशन हो गई या डिवोर्स हो गया, इट्स अ कॉमन कल्चर नाउ। तो लोगों को हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कुछ फैमिलीज में कि जो आपने जैसे बताया कि उनके पेरेंट्स जब यहाँ आते हैं तो उनको चीजें फील होती है, वो कुछ अब कपल्स यहाँ पे रह रहे हैं, वो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ बुला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स आके अपना वो वही चलाना चाह रहे हैं जो सास भी कभी बहू वाला हाल कह लो आप, ठीक है ना। हाँ कि वो कहती कि मैंने अगर इतना किया तो ये क्यों नहीं कर पा रही। हाँ तो ये भी एक मेन रीजन है इसमें। हर किसी के डिफरेंट रीजंस होते हैं। कुछ जगहों पे हाँ ये बात सच है कि लड़कियां कहती हैं हमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है, कि एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़की अगर काम पे जा रही है तो काम पे जाए, हाँ मेरे बेटे का साथ मिले कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट करे, लेकिन जाने से पहले घर की रोटी वगैरह बनाकर जाए, सब्जी बनाकर जाए, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन साथ में कुछ और भी लोग हैं जो जहाँ पर लोग इस चीज़ को ठीक से नहीं कर पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते कि हमने अपना कल्चर को तो रखना ही है, अडेप्ट की जो है हमारा कल्चर है कि पेरेंट्स साथ में रहते हैं, और साथ में जो न्यू वैल्यूज़ हैं, जो कैनेडियन चीज़ों की, कैनेडियन कल्चर की जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको वो अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर। तो कई मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं कि हमने ऐसे कपड़े पहनने हैं, जो मुझे भी पर्सनली लगता है कि जो बहुत ज़्यादा है, अपने आप पेरेंट्स के सामने भी ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, तो वो कहते हैं नहीं हमने ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, तो इन लॉज को उससे आपत्ति होती है। तो वो चीज़ों में तो मैं मानती हूँ कि वो गलत है कि लड़कियों को जो पुरानी कल्चर वैल्यूज़ उनको अडॉप्ट करके रखना चाहिए। प्लस साथ में ये होता है कि कुछ फैमिलीज़ में होता है कि फैमिली को, बच्चों को टाइम ज़्यादा दो, अपने स्पाउस को ज़्यादा टाइम दो, हमें टाइम दो। और अगर लोग इतने ज़्यादा करियर में बिजी हो जाते हैं अपने काम के अंदर, यहाँ पर एक इस टाइम पे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों को बहुत काम करना पड़ता है, करियर में एडवांसमेंट चाहिए, जब आप नई कंट्री में आते हो तो आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ जाता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपकी फैमिली को आप उतना टाइम नहीं दे पाते। तो
वहां पर भी डिस्कनेक्ट हो जाता है फैमिली के बीच में, क्योंकि वो घर वालों की एक्सपेक्टेशन तो वही होती है कि आप सब कुछ करो, पैसा भी लो और सब कुछ भी करो। बिल्कुल। जी जी। तो वहां पर जो है एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। आपके पास तो वैसे बहुत केसेस आते हैं, ये तो बड़ी, जैसे आपने बताया, इस बड़ी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बड़ी बन जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। तो काउंसलिंग भी आप अपनी तरफ से जरूर करते होंगे कि आप तो ये नहीं कि आपका प्रोफेशन है तो आपने डिवोर्स ही करवाने हैं। हाँ जी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपने सिर्फ डिवोर्स ही कराने, कि आपने कुछ मैच बैक भी करवाए हैं। मैं शायद बहुत कम लॉयर्स में से हूँ कैलगरी में जी। जिनके मेरी सबसे पहले कोशिश तो यही होती है, हम लोगों की लॉयर्स की एक रिक्वायरमेंट है जो ये है कि जब भी कोई आपके पास आता है तो पहले आप अगर स्टेप्स लेते हैं टुवर्ड्स डिवोर्स, आपको पहले देखना पड़ता है कि कोई चांसेस हैं कि वो दोबारा से इकट्ठे हो सके कपल। तो मेरे केस में तो बहुत सारे ऐसे हमारे कई क्लाइंट्स हैं जिनको हमने इकट्ठे कराया है। तो हम उनको पूछते हैं कि क्या रीज़न है कि जिस कारण से आप अलग होना चाहते हो। कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन ही होता है। तो हम उनको कई बार बोल देते हैं कि ऐसे करते हैं कि आप दूसरे लॉयर के साथ में मीटिंग कर लेते हैं तो वहाँ पर इकट्ठे बात हो सके, क्योंकि कई बार क्या होता है सिर्फ हस्बैंड वाइफ ने बात ही एक दूसरे के साथ नहीं की होती है, कुछ का कुछ बन जाता है, रायता फैल जाता है। तो वो कोई होती छोटी बात ही है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे साथ में कि एक मेरे पास में एक था कि वहाँ पर लड़की को लगा कि मेरे इन लॉज जो है मुझे इसलिए नहीं ट्रीट कर रहे क्योंकि हमारी अब 2 लड़कियां हो गई हैं, पर वो रीज़न वो नहीं था कि वो कोई किसी और के कारण से जो थे डिफरेंसेस हो रहे थे इन लॉज के साथ में। तो लड़का बीच में उसको सैंडविच बन गया था, वो वाइफ की सुनता था, फिर उसके बाद में वो पेरेंट्स की सुनता था। तो वहाँ पे जब कराया, जब मीटिंग कराई, सेटलमेंट के लिए मीटिंग कराई, तो हमने कहा कि अच्छा देखते हैं कि अगर कुछ हो सकता है, चांसेस है कि इकट्ठे होने के। तो वो हो गए थे इकट्ठे, क्योंकि सिर्फ वो था कि समझने की बात थी एक दूसरे की। और जब घर वाले जब साथ में होते तो सबको लगता है कि अगर लड़की के घर वाले हैं तो लड़का सोचेगा ये तो अपनी बेटी की साइड ले रहे हैं, और लड़के के घर वाले हैं तो वो सोचते हैं कि ये बेटे की साइड ले, वो बेटे की साइड ले रहे हैं। तो वो ये न्यूट्रल पार्टीज तो होती नहीं है कई बार, तो उस कारण से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम पड़ जाती है, साइड्स लेने की हो जाता है, तो उस तरीके से हो जाता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग हुए, हमने उनका पैचअप कराया। कोविड में बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पर बहुत लोगों की शादियाँ चल रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर चल रहा था, हर वक्त लोग एक दूसरे के सामने थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो कोविड में तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसके अंदर जिनके नहीं होने चाहिए थे, सेपरेशन भी नहीं होना चाहिए, डिवोर्स भी नहीं होना चाहिए था। तो वो भी हमारे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थी जहाँ पर हमारे क्लाइंट्स इकट्ठे हो गए थे। तो यही हमारी कोशिश होती है, उनको बोलते हैं कि अगर हेल्प कर सकते हैं जहाँ तक तो हम करते हैं, नहीं तो हम कहते हैं कि किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात कीजिए, साइकोलॉजिस्ट से बात। जरूरी नहीं है कि डिवोर्स ही उसका एंड है या सेपरेशन उसका एंड है। बिल्कुल। क्योंकि जहां हम डिवोर्स या सेपरेशन की बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जब कपल्स तो अपना अपना सोच लेते हैं, मेल ने सोच लिया, फीमेल ने सोच लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द किड्स? बिल्कुल। बच्चों के बारे में शायद वो नहीं सोचते। कुछ तो केसेस मैंने देखे हैं कि बच्चों के कारण शायद वो चलाते रहते हैं, मन मुटाव चलते रहते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर बन जाते हैं। लेकिन जब डिवोर्स कोई होता है या सेपरेशन होती है तो बच्चों का जो है, बिकॉज फीमेल्स तो कभी भी चाहेगी कि मेरा बच्चा जाए मेरे से दूर। हाँ जी। दे वांट किड विद देम बट दे डोंट वांट देयर फादर विद देम। यस। तो इस केस में यहाँ का जो लॉ है, हम कैनेडियन लॉ की बात करते हैं, तो उसमें फीमेल कितनी सपोर्टिव रह पाती है लॉ फीमेल्स के लिए, उसको किड्स की पोजेशन के लिए? मैं एक बात बताती हूँ, मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है आज से 10 साल पहले भी अगर देखा जाए, अगर मेल्स होते थे वो अगर वाइफ को छोड़ते थे तो बच्चे को भी अपनी लाइफ से अलग हो जाते थे। ठीक है, कभी कभी फीमेल्स करती थी कि हाँ भाई हमने पूरी तरह से अलग होना है, या कभी कभी होता था कि अगर मेरे अकॉर्डिंग कि ये था कि अगर बीवी को छोड़ा तो बच्चे भी उसके ही हैं, बच्चे उसके साथ ही जाएंगे। इस बात से मैं बहुत अपने आप में बहुत खुश हूँ कि अब वो ट्रेंड नहीं है। धीरे धीरे क्या है कि मेल्स जो है वो अपने बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, पोजेसिव हो गए थोड़ा सा। पोजेसिव भी नहीं, आई थिंक नॉलेज हो गई कि बच्चा तो मेरा ही है, मेरा भी उतना ही है जितना उनका है, साझा है। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो है मेरे सारे के सारे जितने भी मेरे अपने पर्सनली जो है इस टाइम पे ज्यादातर मेल क्लाइंट्स हैं, तो वो सबके सब यही कहते हैं कि हमें शेयर्ड कस्टडी चाहिए, हमें बच्चे को उतना ही रखना है जितना कि हमारी वाइफ रख रही है।
तो उसके लिए वो एडवोकेट करते हैं और हम लोग भी उसके लिए कोशिश करते हैं कि जैसे जल्दी से जल्दी उनको मतलब 50-50 या 40-60 कस्टडी मिल जाए, तो वो हम लोग कोशिश करते हैं। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो मैंने देखा है। अभी भी है बहुत सारे ऐसे फीमेल्स जो कोशिश करते हैं कि 100% बच्चा उनके पास रहे क्योंकि ये रीज़न ये है कि उनके पेरेंट्स से प्रेशर होता है या फैमिली से। इंडिया में तो यही है ज़्यादातर कि जो है एक के पास ही बच्चा रहता है, तो वो वहाँ पर एक नॉर्म है, तो वो यहाँ पे भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है कि अगर आपने बच्चा अपने पास 100% रख लिया तो कल को अगर फीमेल ने दोबारा शादी करनी तो आसान है। तो कई लोग ये ऑब्जेक्ट करते हैं कि अगर बच्चा अपने फादर को मिल रहा है तो कल को फ्यूचर में अगर लड़की ने दोबारा शादी करनी है तो घर वाले सोचते नहीं पहले से ही अलग कर दिया जाए। तो ये यूजुअली ट्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं मैंने कि चेंजेस आ रहे हैं और अच्छे के लिए आ रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ केसेस ऐसे भी होते होंगे कि फीमेल्स तो प्रेशर करती हैं कि बच्चा मेरे पास रहे, शायद हस्बैंड वापस भी आ जाए। ये भी एक रीजन हो सकता है कि चलो बच्चे के प्यार में वापस आ जाएगा। हाँ जी। तो सेपरेट नहीं हम हो पाएंगे। हाँ जी। कुछ ऐसे भी केसेस आते होंगे आपके पास? हमने बहुत एक्सट्रीम वाले केसेस भी देखे हैं जहाँ पर फीमेल्स अलग होती हैं, हस्बैंड से अलग होने के लिए नहीं। उनका यूजुअली ये होता है कि इन लॉज के साथ में नहीं बन रही है और कभी कभी इन लॉज की गलती भी नहीं होती उसके अंदर, उनका कुछ नहीं है। तो वो करती हैं कोशिश कि अगर बच्चे को हम रखेंगे तो हस्बैंड वापस आ जाएगा तो हम अपनी अलग से एक अपनी लाइफ जीत लेंगे। क्योंकि ज्यादातर इंडिया में भी ये ट्रेंड चल रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज लोग चाहते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते। नैनो टेक्नोलॉजी आ गई ना हर चीज में। तो सारे के सारे यही सोचते हैं कि नहीं, हमने अपनी हम दो हमारे दो वाला जो है वो फंडा सरकार ने तो वैसे कुछ बोला था टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। उन्होंने शायद ये बना लिया कि सरकार बोल रही है कि न्यूक्लियर फैमिली में आ जाओ, नॉट द जॉइंट फैमिली। तो मैसेज शायद वो गलत ले गए, वो मैसेज गलत लोग ले गए हैं। और अगर मेरी ओपिनियन अगर मैं जाऊँ तो कुछ बहुत अच्छी फैमिलीज है जहाँ पर इन लॉज जो होते हैं सिर्फ सपोर्ट ही कर रहे होते हैं, वो बच्चों का ध्यान रख रहे होते हैं और उनसे अपने जो हस्बैंड वाइफ है उन पे फर्क नहीं पड़ता, उनको उल्टा हेल्प होती है, उनका रिलेशनशिप बेटर ही होता है। क्योंकि अगर वो काम से आ रहे हैं, किसके पास इतना टाइम होता है कि आप ताकि खाना बनाओ या बच्चों को इतना देख सको, बच्चे नहीं तो निगलेक्ट हो जाते हैं। तो वो अच्छे के लिए होता है कि जहीं पे इन लॉज रहते हैं। हाँ, साथ में कुछ कुछ होते हैं जहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, जहाँ पर उस चीज़ का फर्क पड़ जाता है क्योंकि दरारें पड़ जाती हैं हस्बैंड वाइफ के अंदर। तो वो दोनों हैं एग्जांपल्स। अब सेपरेशन और डिवोर्स को लेके कुछ कपल्स या कुछ यंगस्टर्स जो काफी डरे हुए हैं, तो व्हाट दे आर फीलिंग कि आजकल लिविंग इन रिलेशंस में ज्यादा लोग पड़ गए। हाँ जी। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन कि वे इस चीज में लोग ज्यादा खुश रहते हैं? तो या वो कपल होने से डरते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, क्या है इसका रीजन? सबसे पहले तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन की है कि जहाँ पर लोगों ने देखा है कि उनके अपने घर में पेरेंट्स की नहीं बनी या उनके कोई कजन्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं जिनकी नहीं बनी, तो वो कहते हैं यार ये फंसने वाली बात हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि शादी नहीं करते, इकट्ठे रह लेते हैं। तो वो कॉमन लॉ जिसको बोलते हैं, कॉमन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि हम इकट्ठे रह के देख लेते हैं, ठीक लगा तो ठीक है, बाद में शादी कर लेंगे, नहीं तो आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। बट कॉमन लॉ में रहते हुए क्या होता है कि उनके किड्स भी हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब उसमें किड भी कंफ्यूज है, पेरेंट्स तो कंफ्यूज है, वो तो ऑलरेडी सेपरेटेड है दोनों। तो सिंगल मॉम का वो टैग लेके अलग हो जाते हैं, या सिंगल डैड का तो मैंने कम ही देखा, सिंगल मॉम ज्यादा देखा हमने टैग लेके। तो व्हाट डू यू फील कि हम ऐसी चीज करके क्या बच्चों को वो कल्चर दे पा रहे हैं कि ताकि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा तो दे नहीं पाए? क्योंकि पेरेंटिंग हम उनको ऐसी दी कि हम कॉमन लॉ पार्ट ऑफ ही इज योर डैड, ही इज योर, एक होता है कि ही इज अनदर डैड, यानी बच्चे दो हैं एक फीमेल के, डैड भी दो हैं। इट हैपेंस आल्सो। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि फैमिलीज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, आने वाली जनरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा इस चीज का? हमारी कम्युनिटी में एग्जांपल्स बहुत रेयर है। कॉमन लॉ वाले हैं जो जिनके बच्चे हुए कॉमन लॉ रिलेशनशिप से जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई कमी रही है बच्चों के लिए। ओके, तो वो एसोसिएट ही रहे वैसे। वो ऐसे नहीं है कि जस्ट बिकॉज शादी नहीं हुई तो बच्चों के तो
राइट्स इक्वल रहते हैं, भले आपका पेरेंट शादी हुई है कि नहीं हुई है। जी जी। तो वो कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ भाई अगर मैरिज हुई है तो वो ज़्यादा अच्छे फादर्स हैं या ज़्यादा अच्छे मदर्स हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके हिसाब से, आपके हिसाब से वो सक्सेस रेट ज़्यादा जा रहा है बच्चों के लिए, अगर हम उस चीज़ को सोच के चले तो? अगर ज़्यादातर मैं आपको वैसे बताती हूँ, हमारी कम्युनिटी में मैंने एटलीस्ट इतने एग्जांपल्स नहीं देखे जहाँ पे कॉमन लॉ से मैरिज जैसे बच्चे हुए हैं। ओके। ज़्यादा नहीं देखे। ओके। जो देखे हैं उनके अंदर मुझे ऐसे नहीं लगा कि फादर्स जो हैं वो सोचे कि नहीं शादी नहीं हुई तो ये बच्चे के लिए मैंने देखना नहीं है, प्रोवाइड नहीं करना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं वो। हाँ, मेरे को ऐसे नहीं लगा कि उसके अंदर फर्क है। कुछ ऐसे भी केस हैं कॉमन लॉ पार्टनर जब कोई बच्चा हुआ या किड हो गए तो उसके बाद उन्होंने मैरिज कर ली, बहुत सारे ऐसे केसेस तो भी। ये इजी। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो यंग जनरेशन है शायद इसी रास्ते पे चल पड़ी है कि लेट्स लिव टुगेदर फर्स्ट, अंडरस्टैंड ईच अदर। 1-2 साल वो रहते हैं एंड 3rd ईयर दे आर गेटिंग मैरिड या एंगेजमेंट करके वो रहते हैं। हाँ जी। तो इंडिया बैक होम में क्या होता था कि एंगेजमेंट होगी, 1 ईयर के बाद शादी होगी, तो वो एक तरह से कॉमन लॉ पार्टनर तो नहीं बनते थे। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। बट एक वो एसोसिएट हो जाते थे एक दूसरे के साथ कि एक हमारा एक रिलेशन है। हाँ जी। तो यहाँ की जो जनरेशन है दे आर बिलीविंग इन कि यार पहले हम देखेंगे 1-2 साल फ्रेंडशिप में रहेंगे, कॉमन लॉ पार्टनर बनेंगे, उसके बाद जाके वो शादी करेंगे। और आज की डेट में जो फैमिलीज हैं वो भी एक्सेप्ट कर रही हैं क्योंकि एक मजबूरी बन गई है। तो व्हाट डू यू थिंक किस हद तक ये सही है? मेरे को लगता है कि एक जेनेरिक आंसर नहीं है कि ये ठीक है कि ये ठीक है। हर कुछ हद तक तभी बोला। कुछ फैमिलीज पे डिपेंड करता है क्योंकि कई मैंने ऐसे देखा कि अभी हाल में मैंने किसी को मिली थी जो दोनों की एंगेजमेंट हुई है बिकॉज वो लोग दोनों अभी फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे शादी करना, इकट्ठे होना, दोनों के करियर कुछ गोल्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल है कि उन्होंने एंगेजमेंट की हुई है और वो इकट्ठे रह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिना बताए भी रहते हैं, बताते भी नहीं है पेरेंट्स को, इंडिया में इतना नहीं पता चलता। करेक्ट। तो और कुछ फैमिलीज होती है जो बहुत कंजर्वेटिव होती हैं जहां पर ये नहीं एक्सेप्टेबल कि आपकी बेटी किसी के साथ में बिना शादी के रह रही है, लड़का शादी के बिना रह रहा है। तो आई थिंक डिपेंड करता है कपल्स के अंदर। मैंने ऐसे भी कपल्स देखे जिनके कॉमन और रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल है, मतलब 25-25 30-30 साल, और वो कहते हैं कि हमने शादी नहीं करनी, लेकिन वो एक हस्बैंड वाइफ से भी उनका बेटर रिलेशनशिप है। कुछ ऐसे भी है कि जो हस्बैंड वाइफ है लेकिन रिलेशन बिल्कुल भी नहीं आपस में। हाँ बिल्कुल वैसे भी हैं जिनमें हस्बैंड वाइफ की है लेकिन वो एक दूसरे बात भी नहीं करते, बस बच्चों के लिए इकट्ठे रह रहे हैं। वो ये खींचा-खींची चल रही है कि बच्चा एक बीच में सेंटर है, वो बना हुआ उसको, उसके लिए वो दोनों एक दूसरे के लिए मजबूरी में रह रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। मजबूरी में रह रहे हैं। तो उस लाइफ से बेटर आप समझते कि जो कॉमन लॉ में लोग रहते हैं 1-2 साल में, 4 साल बाद, 5 साल शादी कर लेते हैं, उसमें सेपरेशन के चांसेस 0 हो जाते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, उन्होंने अपनी मर्जी से वो किया है। कुछ होता है कि हाँ बच्चों को पर थोप दिया गया पेरेंट्स की तरफ से कि मैंने तेरी शादी फिक्स कर दी है, आपका बच्चा रेडी है कि नहीं रेडी आपको नहीं पता। तो बाद में हम बच्चों को डिफॉल्ट करें कि इसने डिवोर्स लिया या लड़के ने लिया, सॉरी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए बच्चों को पहले, बिफोर सेटलिंग देयर किड्स। हाँ जी। आपने एक बात बोली कि अगर कॉमन लॉ में रहते हैं उसके बाद में शादी करते हैं तो चांसेस है कम कि वो उनके डिवोर्स होंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मतलब अगर कोई परफेक्ट फॉर्मूला होता ना कि ये इतने साल इकट्ठे रहोगे तो ऐसा होगा, तो हर कोई वो फॉर्मूला फॉलो करता। लेकिन कोई फॉर्मूला ऐसा है नहीं है। हमने ऐसे भी देखे केसेस जिसके अंदर कॉमन लॉ में 10-10 साल रहे हैं लोग और फिर शादी हुई तो 1 साल के बाद फिर डिवोर्स हो गया। भाई ऐसा क्यों हो गया कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो कोई वो नहीं है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। ऐसा नहीं होता तो वो सारे फॉर्मूला फॉलो करते अगर ऐसा होता। तो नहीं, मेरा क्वेश्चन तभी था बिकॉज क्या है कि कुछ जनरेशन से हम सुनते हैं, कुछ हम सर्कल में जब बैठते हैं वो कहते हैं कॉमन लॉ पार्टनर आर मोर सक्सेसफुल देन द मैरिड पीपल। हाँ जी। भी हम अपनी मर्जी से सेटल होते, बट मैंने उनको एक चीज बोली, वैसे डिस्कस हुई थी तभी मैंने पॉइंट आपसे लिया, क्योंकि किसी प्रोफेशनल से पूछने का तभी होता है क्योंकि डाटा आपके पास ज्यादा है। हाँ जी। हम लोग तो सिर्फ सोसाइटी की बात सुन के ही कमेंट कर सकते हैं, बट मेन थिंग वाज कि फ्रॉम योर माउथ इफ द थिंग्स कम आउट कि एग्जैक्टली चीजें क्या है। हाँ जी। बॉन्डिंग जो है मेरे हिसाब से वो होती है जब आप रिलेशंस में होते हैं, वो एक बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉन्डिंग से आती है। ठीक है ना। हाँ जी। तो इंटरनली ये नहीं होता कि आप रह रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, आप अपना पैसा खर्च रहे हैं, वो अपना पैसा खर्च रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी। जब एक मैरिड कपल होता है तो उसको होता है कि इट्स एवरीथिंग इज कॉमन। तो कॉमन लॉ तो बन गया,
दूसरे केस में, बट यहाँ हर चीज कॉमन हो जाती है। हाँ जी, एवरीवन इज नॉट रॉन्ग, एवरीवन इज नॉट राइट। यस, चीजें तो हर तरफ हैं। हाँ जी। तो बेसिक में यही तभी आपसे पूछा था, क्वेश्चन यही था, यू गेव अ वेरी वेल आंसर ऑन दैट व्हिच इज क्लियर टू आवर पीपल, जिन्होंने क्वेश्चंस मुझे भेजे थे। अच्छा। कि ये क्वेश्चन भी आप पूछ के देखिएगा, क्योंकि उनको कुछ गलत फहमी थी जो मैं निकालना चाह रहा था। हाँ जी। आपने भी इस बारे में बात की थी कि मेरे अकॉर्डिंग जो है कि हाँ ज़रूरी है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जाने, भले ही उसको कॉमन लॉ में कह सकते हैं या जिसको डेटिंग बोल सकते हैं, वो ज़रूरी होता है कि मेन जो चीज़ें हैं कि हमारे लिए क्या, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कि आपका फ्यूचर में आप अपनी लाइफ कैसे चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ में रहना नहीं रहना, वो चीज़ें ज़रूरी है कि पहले क्लियर हो जाए। तो अगर इकट्ठे रह के देखना है वो भी कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने एक दूसरे को समझना है कुछ कॉफी डेट्स के साथ ही बहुत है, तो वो भी ठीक है, दोनों तरीके से सही है, एक्सेप्टेबल दोनों तरफ से है, बट ये कि बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए जी। सो मेघा जी जैसे शी इज अ डिवोर्स और सेपरेशन लॉयर जिसको हम बोलते हैं, बट शी गेव अ गुड पॉइंट्स टू अस। शी हैज अ प्रोफेशन टू हेल्प पीपल, नॉट ये कि डिवोर्स लॉयर का मतलब ये समझे कि इसने डिवोर्स ही करवाने, दे आर हियर टू सेटल द फैमिलीज फर्स्ट। अगर नहीं कुछ हो पाता, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो लगता है कि वाकई सेपरेशन होनी है, देन आई थिंक इट्स अ लास्ट पॉइंट एज यू सेड, कि वो एक लास्ट बन जाता है कि कोई चारा नहीं रहता। चारा नहीं है जी। कुछ केसेस होते हैं जिनमें हमको भी पता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, जैसे कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस चल रही है, ट्राई कर लिया नहीं हो पा रहा, तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम खुद ही बोल देते हैं। कुछ जगहों पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब फीमेल्स हैं वो अपने हिसाब से पैसे नहीं खर्च पा रहे और बच्चों को नहीं फ्रीडम मिल रही। कई घरों में अभी भी ऐसा होता है कि मेल चाइल्ड है उसको सपोर्ट किया जा रहा है, फीमेल चाइल्ड को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो मदर के लिए तो दोनों बच्चे जैसे। और कई घर ऑपोजिट भी होता है कि जहाँ पे फादर्स बहुत अच्छे हैं, फादर्स को होता है कि नहीं मेरी बेटी को ये ठीक से नहीं ध्यान से दे रही। और तो दोनों तरीके सारे एग्जांपल्स हैं हमारी कम्युनिटी में, कई लोग बहुत प्रोग्रेसिव हो चुके हैं जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ में अपनी वाइफ को, बच्चों को पूरी तरीके से सपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन फीमेल्स को कुछ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं ब्रांडेड क्लोथ्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, बड़े घर की एक्सपेक्टेशंस हैं, और सोशल मीडिया ने भी कुछ तो सोशल मीडिया ने खैर बहुत इंटरेस्टिंग कर दी लाइफ सबकी क्योंकि टिकटॉक या आप जो रील्स देखते हैं उस वजह से आप अपना ब्रेन वैसे बना लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप खुद की फैमिलीज को चलाना तो खुद का सिस्टम पहले देखें, आपका घर परिवार कैसा है, पेरेंट्स अगर कितनी जनरेशन से वो चीज ठीक चल रही है। तो जैसे आपने बोला कि कुछ फैमिलीज में आता है वो डर जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स की तो बन नहीं रही, तो हम चांस लेके देखें, विच इज राइट ऑल्सो, बट आई फील कुछ हद तक वो चीजें सही हैं। लेकिन एज ए लॉयर अगर आप बात कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल आप बताते हैं, तो आपने तो एक ये गाइडेंस दी है कि ट्राई टू सेटल योर सेल्फ फर्स्ट। इंडिया में क्या होता है नॉर्मली, एक जो मेरा मेन पॉइंट था कि इंडिया में अगर कोई फीमेल के साथ जैसे वायलेंस हुआ घर में, तो दे यूजुअली कॉल द पुलिस, एंड पुलिस के वहाँ डिपार्टमेंट बना हुआ है, वुमेन सेल जिसको बोलते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर इफ यू कॉल द पुलिस, पुलिस कम एंड उसको बोल देगी मेल या फीमेल को जिसने भी वायलेंस क्रिएट किया कि यू स्टे अवे। बिल्कुल। और अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो छोटा बच्चा है उसको सोशल वर्कर जो है वो लुक आफ्टर करते हैं। तो कुछ टाइम बाद तो इनको आपस में फीलिंग आती है कि हमारा बच्चा शायद सोसाइटी में, बच्चे को एक मेंटल जो ट्रॉमा मिलता है। हाँ जी। जब पेरेंट्स की लड़ाई थी, बच्चे को भी एक ट्रॉमा मिलता है, तो बच्चे की ग्रोथ पे उस पर बहुत फर्क पड़ता है। व्हाट डू यू थिंक? मैं इस बात को बैक ट्रैक करना चाहती हूँ कि अगर किसी के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस होती है जी, तो पुलिस, हाँ ये बात ठीक है कि पुलिस एक स्पाउस को घर से बोलती है चले जाओ जी। एक ऑर्डर होता है जिसको इमरजेंसी प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं, तो वो भी ग्रांट हो जाता है कोर्ट के थ्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो होता है वो कहीं चले जाता है, सोशल वर्कर या किसी के पास में नहीं जाता, वो एक पेरेंट के पास में रहता है। सोशल वर्कर्स या चाइल्ड सर्विसेज तभी इन्वॉल्व होते हैं कि अगर बच्चे ने डोमेस्टिक वायलेंस देखी है खुद, या जो दूसरा पेरेंट है वो बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो अगर एक पेरेंट है वो अगर फीमेल है वो बार बार मार खा रही है और बच्चा जो है उसको भी लग रही है, तो उस केस में जो है सोशल वर्कर्स आके बच्चों को भी रिमूव कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर सिस्टम यही बना हुआ है कि बच्चा जो है पेरेंट्स की कस्टडी में ही रहता है जी। और मैं एक और भी बात बताना चाहती हूँ जो हमारी कम्युनिटी में लोगों को नहीं पता बात, कि अगर लेट्स जस्ट से उस टाइम पे सोशल वर्कर्स को लगता है कि बच्चा
पेरेंट्स के साथ में सेफ नहीं है, They can तो take help. उससे बेटर कि वो लोग सोशल वर्कर्स बच्चे को ले, तो उसका जरूरी है कि ये बोले कि हमारे जो बच्चे के रिलेटिव्स हैं उनको सोशल वर्कर्स को पहले ट्राई करना चाहिए, बच्चे को देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये चीज़ लोगों को नहीं पता, ये बहुत ज़रूरी है कि मेरी अपनी पर्सनल बिलीफ है बच्चे जो हैं सोशल वर्कर्स की जगह पे ये जो चाइल्ड सर्विसेज से बेटर है कि अपनी कहीं फैमिली में ही जाए। करेक्ट जी। तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ पेरेंट्स होता है उसमें, जो सोशल वर्कर्स जो होते हैं खुद डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, पेरेंट्स का कुछ नहीं लेना देना, पेरेंट्स का नहीं इतना। अगर उनको नंबर वगैरह चाहिए, किसी की मामी है, मासी है, चाची है, जो भी, दे कैन टेक द हेल्प, दे कैन टेक हेल्प ऑफ दैट। लेकिन जो है बच्चों की कोशिश यही होनी चाहिए कि फैमिली के पास में ही रहे। इन क्लोजिंग, व्हाट्स योर मैसेज फॉर टुडेज जनरेशन? अपनी जनरेशन के लिए मेरा ये मैसेज है कि जब भी इश्यूज होते हैं स्पाउसेस के बीच में जी, उसको इकट्ठे बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती है सिर्फ बात करने से। एक दूसरे के लिए ओपन माइंड से सुनो, कोई जजमेंट नहीं होनी चाहिए कि ये तेरी मम्मी ने ये कर दिया, तेरे पापा ने ये कर दिया, वो हो गया, वो हो गया। आप ये सोचो कि आपने एक शादी इकट्ठे की है, जब इकट्ठे डिसीजन लिया कि सब हमारा साझा है, तो साथ में पेरेंट्स क्यों अलग कर देते हैं कि पेरेंट्स ने ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरी बात है कि अपने स्पाउस के जो चैलेंजेस हैं या अपने दूसरे स्पाउस के साथ में कोई तकलीफ़ें हैं, तो उसको अपनी तकलीफ भी समझना चाहिए, उसको ओपन माइंड से सुनना चाहिए कि हाँ भाई हम कैसे इसको सॉल्व करें। हर किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है, हर कोई अपनी खुशी चाहता है। वो हस्बैंड भी चाहते हैं कि मेरे को ऐसी अपनी ज़िंदगी चाहिए, वाइफ चाहती है मुझे ऐसे चाहिए। तो बैलेंस करना चाहिए बीच में कि अपनी खुशी भी रहे, अपनी आइडेंटिटी भी रहे, लेकिन रिस्पेक्ट भी रहे, पर साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं हमारी फैमिली के लिए, इकट्ठे मिलके हमने खुद ग्रो करना है। आपकी ड्रीम्स मेरी ड्रीम्स अलग नहीं है, इकट्ठे ही हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि इकट्ठे मिलके अपनी लाइफ को बढ़ाएं। जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही तो वहाँ पर ज़रूरी है कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, ताकि वो आपको इकट्ठे समझा सके कि कैसे इस बात को सॉल्व किया जा सकता है। और मेरे सबसे अपने लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाँ हम वेस्टर्न कल्चर में आए हैं, यहाँ की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन साथ में हमें अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। जो हमारी हेरिटेज है, हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको भी साथ में रखना चाहिए। जो बड़ों का सत्कार करना, बड़ों के साथ में इज़्ज़त करनी, बच्चों के साथ में ध्यान देना, सब कुछ है। तो वो चीज़ों को भी साथ में हम इकट्ठे लेके अपनी लाइफ में बढ़ें। जैसे मेघा जी ने बताया कि हमें अपने रिचुअल्स, अपने कल्चर को भी ध्यान में रख लेना चाहिए। हमारी बैक रूट्स जो हैं, हमारी जो बैकग्राउंड फैमिलीज की हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, हमें अच्छे कल्चर्स मिले हैं। बिफोर यू गो टू अनदर फर्दर स्टेप, डिसीजन लेने से पहले एक बार काउंसल जरूर करें। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यू कैन रीच टू मेघा शर्मा एनी टाइम। इनके नंबर जो स्क्रीन पे हमने दिए हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर फॉर एनी हेल्प। तो शी इज़ ऑलवेज ओपन फॉर द हेल्प। इनका प्रोफेशन जरूर डिवोर्स लॉयर का है, बट शी ऑलवेज ट्राइंग टू सेटल द लाइफ फर्स्ट। तो शायद बहुत कम है हमारे पास अपनी ही कम्युनिटी के लोग जो इस चीज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर होता है, कहीं नहीं पहुँच पाते, तो शी इज़ ऑलवेज वेलकम एंड दे हैव अ गुड स्टाफ एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन शी हैज़ जो उन्होंने दी है। और आने वाले टाइम में भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, तो वी विल इन्वाइट हर अगेन एंड डिस्कस मोर ऑन डिटेल्स। टुडे शी हैज़ अ शॉर्ट टाइम, सो आज के लिए बहुत है इनकी ये जो जानकारी हमें मिली, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। और नेक्स्ट टाइम आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू।